एवरीवन। इस पार्ट के स्टार्ट में रे को ख्याल आता है कि जिजी ने डांस करने से पहले अपने इयररिंग्स उसे उतार कर दिए थे और वो उसी की पॉकेट में रह गए हैं। वो उसे कांटेक्ट करना चाहता था लेकिन देखता है कि वीचैट पर उसने उसे ब्लॉक किया हुआ है। जबकि उधर वोंग म्याओ से चोरी चोरी अपने इन्वेस्टर मिस्टर यू के पास जाती है। वो उससे कहती है कि कोई तो रास्ता होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी से ना निकालें। मिस्टर यू यही शर्त रखते हैं कि एज अ डिज़ाइनर तुम अगर रिज़ाइन कर दो और किसी और को अपनी जगह दे दो तो फिर ये बिजनेस आगे चल सकता है, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी पब्लिसिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। वोंग उनसे वादा करती है कि मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन आप भी मुझसे प्रॉमिस करें कि इस बारे में आप म्याओ को या किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जबकि उधर रे को एक दफ़ा रास्ते में कहीं जाते हुए जिजी नजर आती है। वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थी तो उससे लिफ्ट भी मांगती है और देखती है तो आगे एक बाईसाइकिल खड़ी हुई थी। वो कहती है कि मैं एक ऐसी लड़की थी जो कि एक गाड़ी में रोना ज़्यादा बेहतर समझती थी मुझे इसके कि एक बाईसाइकिल पर बैठकर हंसे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग उसे बहुत जल्दी थी क्योंकि उसका एक एग्जाम था और उसे रे से लिफ्ट लेनी ही पड़ती है। रे को उसके स्केड्यूल के थ्रू पता चला था कि इस एग्जाम के फौरन बाद उसका एक इंटरव्यू भी है और वही देने के लिए उसे दोबारा लिफ्ट की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसी का वेट कर रहा होता है। जबकि उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि म्याओ और वोंग दोनों अपना काम खत्म करने के बाद अब डिनर के लिए गए होते हैं और वोंग म्याओ से लड़ने के बहाने तलाश कर रही होती है। लेकिन म्याओ इतना स्वीट था कि हर बात पे लड़ाई करने की बजाय उसे खुश कर दिया करता था। जबकि उधर रे की मम्मी ने भी अपना एक डिटेक्टिव उसके पीछे छोड़ा हुआ था और उन्हें पता चल जाता है कि इस टाइम पर जिजी और रे दोनों इकट्ठे डिनर कर रहे हैं। वो भी वहीं पर ही जाती हैं और उनकी बातें चोरी चोरी सुनने लगती हैं। यहाँ पर रे कहता है कि बचपन में मम्मी हमेशा मेरे लिए खाना बनाया करती थी, लेकिन अब मैं उनके हाथ का बना खाना खाने के लिए तरस गया हूँ। वो सिर्फ एक बिजनेस वुमन बन गई थी और तब से उन्होंने कुकिंग करना छोड़ दी थी, जब से मेरे डैड उन्हें छोड़कर किसी और लेडी के पास चले गए थे। ये सब याद करते हुए अपनी ब्रोकन फैमिली को लेकर वो बहुत सैड नजर आता है और उसकी एक ही विश थी कि उसकी मम्मी अपने इर्द गिर्द का एक प्रोटेक्टिव ग्लास उतारे और उसी की तरह से लाइफ को एंजॉय करें। वो बस अपनी मम्मी को इन सारी कैदों से आज़ाद कराना चाहता था। ये सुनकर उसकी मम्मी भी सैड हो जाती है। उधर वोंग को दिखाते हैं वो एक और मौका तलाश करके म्याओ से लड़ना चाहती थी कि तुम हर टाइम पर अपने डॉग कॉफ़ी के साथ खेलते हो, क्या मेरे कैट को नहीं खिला सकते। लेकिन उस टाइम पर उसकी गोद में कैट भी थी। ये देखकर वो फिर से निराश हो जाती है। लेकिन फिर फाइनली इन दी एंड उसे एक मौका मिल ही जाता है जब डिज़ाइनिंग के कुछ स्केचेस को लेकर उनके बीच डिफ्रेंशिएशन आ जाती है। यहाँ पर वोंग इतना ज़्यादा रिएक्ट करती है कि उसकी कोई बात भी नहीं सुनना चाहती थी और कहती है कि फ्लफी को भी तुम ही संभालो, ना मैंने यहाँ काम करना है ना तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। म्याओ बेचारे को तो समझ भी नहीं आ रही थी कि एक डिज़ाइन को लेकर ये इतना रिएक्ट क्यों कर रही है। वो उसे मनाना चाहता था, समझाना चाहता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती। अब म्याओ भी अपसेट होकर बाय के पास चला जाता है। उससे बात करके वो कुछ लाइट फील करता है। उसे लगता था कि घर वापस आकर वो किसी न किसी तरह से वोंग को मना लेगा। लेकिन जब तक वो घर वापस आता है तो देखता है कि वोंग कहीं भी नहीं थी और ना ही उसका कोई सामान पड़ा हुआ था। वो सब कुछ लेकर चली गई थी और म्याओ ये देखकर कैट में बदल जाता है क्योंकि वो बहुत सैड हो गया था। अब नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में जाता है तब भी वो बिल्कुल कैट की तरह से ही बिहेव कर रहा था। सब कोलीग्स को लगता था कि अभी अभी वोंग आ जाएगी, लेकिन वो बताता है कि वो हमेशा के लिए चली गई है हमें छोड़कर और अब वो नहीं आएगी। और यहाँ पर आज म्याओ पहली दफा अपने सारे कोलीग्स को अपना वो सीक्रेट बता देता है कि किस तरह से वो और वोंग एक एक एनिमल से इंटरलॉक हैं। और ये सुनकर कैन को और ली को भी समझ आ जाती है कि मिस्टर म्याओ अपने पिछले ऑफिस वॉलनट में क्यों अजीब अजीब सा बिहेव करने लगते थे। म्याओ बेचारा बड़ा परेशान था। उसकी आज मिस्टर यू से भी मीटिंग थी। वो वहाँ जाकर भी कैट की तरह खोया खोया बैठा होता है। इतने में वहाँ पर उसे एक पिन गिरी हुई नजर आती है तो उसे समझ आ जाती है कि वोंग यहाँ पर आई थी। अब वो मिस्टर यू पर हमला करना चाहता था अपने पंजों से और एक कैट की तरह से उनकी टेबल पर भी बैठ जाता है और उनसे पूछता है कि सच सच बता दें कि आपने वोंग को मजबूर किया है। लेकिन मिस्टर यू बताते हैं सारी हकीकत, तो उसको खुशी होने लगती है और वो फौरन से नॉर्मल हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो एक मजबूरी के अकॉर्डिंग फ्लफी को और उसे छोड़ कर गई है, वरना वो मन से कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी। अब वो उसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं। सारे फ्रेंड्स इकट्ठे बैठे हुए थे। इवन के साथ साथ तो वॉइस बदलकर एक नए नंबर से कॉल भी करती है, लेकिन वोंग उसे फौरन से पहचान जाती है। अब वो किसी को भी अपना एड्रेस नहीं बताना चाहती थी कि वो कहाँ मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पर बाय को किसी तरह से पता चल जाता है क्योंकि अभी तक वोंग ने अपने फोन की लोकेशन ऑफ नहीं की थी, वो ऐसा करना भूल गई थी। बाय किसी तरह से अपने स्किल्स यूज करता है और म्याओ को बता देता है कि वो किस एरिया में है।
लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन उसको भी नहीं पता थी। अब म्याओ जाता है और पागलों की तरह से वहाँ पर उसे तलाश कर रहा होता है। वो बहुत बेचैन था। जब तक उसे वोंग नजर न आती वो वहाँ से नहीं जाने वाला था। और वे बहुत घंटों तलाश करने के बाद एक पॉइंट पर उसे वोंग नजर आ ही जाती है। वो जाते ही उसे पकड़ लेता है। वोंग बहुत रिएक्ट करती है, रोती है, कहती है मुझसे दूर चले जाओ। लेकिन म्याओ कहता है मुझे समझ आ गई है, तुम सिर्फ सेक्रीफाइस कर रही हो फ्लफी के लिए और मेरे लिए। अब उसे समझाता है कि देखो अगर तुम मेरी लाइफ से चली गई तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, और फ्लफी तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं है। ये ब्रांड तुम्हारे डिजाइन किए हुए कपड़ों पर चलता है, तुम्हारे बाद इसके मीनिंग्स ही बदल जाएंगे। और फिर इन दी एंड वोंग को भी मानना ही पड़ता है। उधर हमें दिखाते हैं कि जब वोंग वापस आती है तो सारे कोलीग्स बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ली नहीं थी। ली तो अपनी आइडल को मनाने के लिए गई हुई थी, और उसकी फेवरेट आइडल और कोई नहीं बल्कि कोलाई ही तो थी। कोलाई बहुत छुप कर एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है, लेकिन ली ने उसे तलाश कर लिया था। वो उसे हर चीज़ दिखाती है कि कैसे आपकी इंस्पिरेशन की वजह से मुझ में कॉन्फिडेंस आया था, और किस तरह से उसे उसकी एक एक पोस्ट याद थी जो उसने 5-6 साल पहले भी की थी, वो भी। ये देखकर अब कोलाई काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, और उसको भी इंस्पिरेशन मिलती है कि उसके बहुत सारे फैंस हैं जो उसे इतना प्यार करते हैं जैसे ली करती है, तो उसे अपनी फील्ड में वापस आना चाहिए। अब वो भी कन्विंस हो गई थी और म्याओ के स्टोर पर आती है। वो सारे लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। एक्चुअली एक फैशन वीक था जिसमें से उनको आउट करा दिया गया था, लेकिन अब वो सोचते हैं कि किसी न किसी तरह से हम वहाँ पर अपनी अपीयरेंस करेंगे, चाहे चोरी ही क्यों ना करें, लेकिन हमने अपनी एग्जिस्टेंस दुनिया को दिखानी है। अब इसमें सारे फ्रेंड्स उनकी हेल्प करने लगते हैं। कोलाई कहती है कि मेरे लिए उस फैशन वीक के कुछ पासेस हासिल करना थोड़ा भी मुश्किल नहीं है। उधर कैन के कुछ फ्रेंड मीडिया के थे, तो वो मीडिया के बनकर अंदर घुस जाएंगे। लेकिन अब मॉडल्स का इशू था, उनके पास मॉडल की शॉर्टेज थी। यहाँ पर उनके कुछ फ्रेंड्स उनके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि बेशक हम प्रोफेशनल नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए मॉडलिंग ज़रूर कर सकते हैं। अब वोंग को लगता है कि बेशक उससे नफरत करने वाले बहुत से लोग होंगे इंटरनेट पर, लेकिन उसके करीब जो लोग हैं वो सारे ही उससे प्यार करते हैं। और यहाँ पर उसकी बिल्डिंग वाली आंटी भी आ जाती हैं, जिनका कपल अब उस पुलिस ऑफिसर के साथ बना हुआ था। और वो दोनों कहते हैं कि हम बेशक ओवर एज हैं, लेकिन बहुत हैंडसम है और स्मार्ट है, हम भी तुम्हारे लिए ओवर एज वाली मॉडलिंग कर सकते हैं। अब फाइनली वो लोग उस फैशन वीक में एंटर हो जाते हैं। आज उस फैशन वीक का लास्ट डे था। वहाँ पर मिस्टर हाउ और मिस्टर ही जब म्याओ को देखते हैं तो काफी टॉन्ट करते हैं। वो भी उनको बराबर का जवाब देता है कि वॉलनट भी जब से मैंने छोड़ा है मुंह के बल गिर चुका है। लेकिन आगे से उनका कहना था कि फ्लफी ब्रांड, इसका तो हमें नाम भी ठीक से लेना नहीं आता, और वॉलनट ने तो हमेशा से ऊपर उठना था, वो अब भी उठ जाएगा। रजीम चेंज में थोड़ा बहुत बदलाव तो होता ही है। लेकिन मिस्टर हाउ काफी गुस्से में था। वो अपने लिंक्स यूज करके म्याओ को और वोंग को उस शो से बाहर कराने की कोशिश करता है, जबकि बाकी सारे फ्रेंड्स किसी न किसी शक्ल में एंटर हो ही चुके थे। और फिर यहाँ पर एंट्री होती है एक और स्पेशल कैरेक्टर की, वही मिस्टर फैंग, जो एक्चुअली टर्टल मैन बना हुआ था। वो अब अपनी हाइबरनेशन से उठ चुका था और आज उसी फैशन वीक में आया हुआ होता है। मिस्टर ही, जो कि वॉलनट का इन्वेस्टर था, वो उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था, क्योंकि फैंग ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी थी और वो यही चाहते थे कि ये वॉलनट में करे। लेकिन मिस्टर फैंग किसको डिसाइड करेगा ये तो आगे जाकर पता चलेगा। उधर वोंग और म्याओ एक दफ़ा निकाले जाने के बाद दोबारा शो में एंट्री करते हैं मैजिशियंस बनकर। अब यहाँ पर वो कोलाई के साथ मिलकर देखते हैं तो मिस्टर हाउ एक और लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। यही तो उसकी आदत थी। अब ये मौका वो लोग हाथ से नहीं जाने देते, और यहाँ पर कोलाई उसकी वीडियो बनाती है और लाइव स्ट्रीम पर डाल देती है, और वही लाइव स्ट्रीम वो लोग फैशन वीक की बड़ी स्क्रीन पर भी चलवा देते हैं। अब इस वीडियो से साफ पता चल रहा था कि मिस्टर हाउ का एक डिज़ाइनर के साथ अफेयर चल रहा है, और उसका यही प्लान है कि वो अपनी वाइफ के हाथ से उसकी कंपनी चुराना चाहता है। अब सारा मीडिया फैशन वीक छोड़कर मिस्टर हाउ के पीछे पड़ जाता है। अब उस पर क्वेश्चंस की बौछार थी और उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपना मुंह छुपाए तो छुपाए कहाँ। और इसी मौके का फायदा उठाकर म्याओ स्टेज पर जाता है और अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने लगता है। अब यहाँ पर वो सारे फ्रेंड्स मॉडलिंग करते हुए आते हैं, जो कि वोंग के साथ थे। यहाँ पर कैन भी मॉडलिंग करता हुआ बहुत स्मार्ट लग रहा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि वहाँ पर ओवर एज कपल भी आया हुआ था, और वो दोनों भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। ओवरऑल उनका शो बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, और मिस्टर फैंग ने देखते ही फैसला कर लिया था कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्लफी ब्रांड में। और फिर शो स्टॉपर बनता है हमारा हीरो मिस्टर म्याओ, जो कि बहुत स्टनिंग लग रहा था।
अब इसके बाद वो सबका थैंक्स करता है और कहता है कि मैं वॉन्ग चन को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, जिसने इतने ज़बरदस्त डिज़ाइंस बनाए हैं। अब वॉन्ग चन की वहाँ पर एंट्री होती है। बहुत नोटोरियस थी, लेकिन इस सब को साइड पर रख कर उसके प्रोफेशनल की वजह से वहाँ पर हर कोई उसको रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि उसके डिज़ाइंस बहुत ज़बरदस्त थे। और फिर वो मोमेंट आता है जब पता चलता है कि वही कॉमेट अब अर्थ से बहुत दूर जा चुका है। उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा जैसे ही वो जुपिटर से टकराएगा। इसके लिए सारे लोग टीवी पर काउंटडाउन कर रहे होते हैं और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि हमारे सारे कैरेक्टर जिस पर उस कॉमेट का असर था वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। और फिर मिस्टर हाउ की बारी आती है जब उसकी वाइफ ने उसके लिए डिवोर्स पेपर्स तैयार करके रखे हुए थे। वो जो कुछ भी था सिर्फ अपने वाइफ की बिजनेस की वजह से था, जबकि वॉन्ग चन उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर हर कोई उसकी तारीफ कर रहा होता है और सबको पता चल जाता है कि वो सिर्फ एक हैरेसमेंट की विक्टिम थी और असली क्रिमिनल तो मिस्टर हाउ था, जिसका चेहरा अब सारी दुनिया देख चुकी थी। उधर रे के पास अब उसकी मम्मी आती है। इतने सालों बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए कुकिंग की थी और वो उसे कहती है कि अब से मैं तुम्हारी लाइफ में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करूंगी, तुम जिससे चाहो शादी करो, जिसको चाहो गर्लफ्रेंड बनाओ। ये देखकर रे भी खुश हो जाता है क्योंकि उसकी मम्मी और वो अब एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। उधर जिजी को दिखाते हैं, वो भी खुद में बहुत बदलाव ला चुकी थी और उसके दिल में अगर अब एक इंसान था तो वो रे ही रह गया था, जिसका दिया हुआ बुके सबसे छोटा था, लेकिन फिर भी उसने आज तक वो फ्लावर संभाल कर रखा हुआ था। और अब रे फिर से उसे वीचैट पर ऐड रिक्वेस्ट भेजता है जो कि जिजी एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर हमें लास्ट सीन में दिखाते हैं कि म्याओ ने वॉन्ग को अपने साथ एक जगह पर बुलाया है। वो उससे कहता है कि मैं तुमसे शांति से बात करना चाहता था अपने नए बिजनेस प्रपोजल के बारे में। वो उसे अपना सारा प्रपोजल दिखाता है कि किस तरह से उसने आगे की प्लानिंग की है। उनके पास फैंग की इन्वेस्टमेंट भी आ चुकी थी और अब वो यही कहता है कि नेक्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्ट्स जब हमारी मार्केट में आ जाएंगी तो उसके फौरन बाद तुम मुझसे शादी कर लोगी, यही है मेरा प्लान। और उसका इस तरह से प्रपोज करने का तरीका काफ़ी यूनिक था। अब वो नील डाउन करता है और उसके सामने रिंग निकाल लेता है। वॉन्ग ने कहा ना करनी थी, वो फौरन से यस कर देती है। उसे भी तो इसी मोमेंट का इंतज़ार था। वही कॉमेट जिसे वो लोग अनलकी समझते थे अब उनकी लाइफ में सबसे बड़ी लक लेकर आया था और अब वो हमेशा के लिए जा भी चुका था, लेकिन वो लोग अभी भी इकट्ठे थे। और इसी के साथ ही इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।